हाय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए ओ लेवल के बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब ओ लेवल का पूरा इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहे हैं। ओ लेवल के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ओ लेवल कोर्स है क्या, ये इस कोर्स को कौन कंडक्ट करता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट से करें या ना करें, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, किस तरीके से करें, है ना। ये सारी चीजें हम आपको इस एक वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ओ लेवल में ओ का मतलब जानते हैं। ये बहुत जगह पूछ लिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ लेवल में ओ का मतलब होता है ऑर्डिनरी लेवल। इसके पहले नाइलिट द्वारा एक और कोर्स चलाया जाता था, ट्रिपल सी, जिसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो उस कोर्स में सिर्फ आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, उससे थोड़ा एडवांस है। हालांकि नाम में ऑर्डिनरी आ रहा है, लेकिन फिर भी ट्रिपल सी से थोड़ा एडवांस है। ट्रिपल सी आपका 3 मंथ का कोर्स होता है। ओ लेवल आपका पूरा 1 ईयर का कोर्स होता है। और ये जो कोर्स होता है, ये नाइलिट नाइलिट एक संस्था है जो कि भारत सरकार के अंडर में रन करती है। भारत सरकार इसको चलाती है। और नाइलिट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओ लेवल का ओ लेवल जो कोर्स है वो नाइलिट द्वारा संचालित किया जाता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है 1 ईयर। आप इस कोर्स को 1 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अंतर्गत जो कोर्सेज होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमको। तो ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत हमको जो न्यू सिलेबस है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो अभी करंट में सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अगर ओ लेवल का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। फर्स्ट पेपर का नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। आईटी टूल्स को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस भी बोलते हैं। पूरा पेपर का नाम यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। जिसके अंतर्गत हम लोग अब जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें होती है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है नेटवर्क बेसिस, उसमें नेटवर्क के बारे में, जैसे लैन मैन वैन, है ना, नेटवर्क क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं। तो नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो नेटवर्क की बेसिक होती है उस वो चीज पढ़ा जाता है। दूसरा पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग में हम के अंतर्गत हम लोग किस तरीके से वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं उसको सीखते हैं। तो वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS। एक CSS का फ्रेमवर्क है W3 CSS। ये सारे कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत। और जो इसका दूसरा पार्ट है वेब पब्लिशिंग, इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे किस तरीके से जो वेबसाइट हम लोग क्रिएट किए होंगे उसको किस तरीके से हम लोग इंटरनेट के ऊपर, यानी सर्वर के ऊपर, किसी सर्वर के ऊपर किस तरीके से हम लोग अपलोड करते हैं। तो वेब पब्लिशिंग बहुत छोटा सा पोर्शन है इस पेपर में। अधिकतर कंटेंट आपको वेब डिजाइनिंग का ही पढ़ना होता है इसमें। बाकी और अधिक इंफॉर्मेशन आपको जब आप कोर्स पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो और अधिक डिटेल में आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। थर्ड पेपर है पाइथन प्रोग्रामिंग। वैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, पूरा पेपर का नाम है प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, इसका पूरा नाम ये है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पाइथन लैंग्वेज को पढ़ते हैं। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें थर्ड पेपर सी लैंग्वेज था, उसको हटा के अब पाइथन कर दिया गया है। और जो चौथा पेपर है IoT। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो IoT के अंतर्गत हम लोग जो होम अप्लायंसेज आज के टाइम पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनकी कंट्रोलिंग कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग IoT के अंतर्गत सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ एडवांस भी है इसमें। तो ये तो रहा सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ता है। अब बात आती है ओ लेवल का सर्टिफिकेट हमको कैसे मिलेगा। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको ये चारों पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ये चारों पेपर क्लियर करेंगे, इसके अलावा एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है।
वो प्रैक्टिकल एग्जाम आप तब देते हो जब आप मतलब चारों पेपर में अपीयर हो जाते हो, है ना। पास होना नहीं है, बस चारों पेपर में आप अगर अपीयर हो गए हैं, यानी चारों पेपर का प्रिपरेशन है, तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम एक चीज, सॉरी हम भूल गए बताना आपको, ये जो 1 ईयर होता है इसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड करते हैं। एक जनवरी का सेमेस्टर होता है, मतलब एक बार एग्जाम जनवरी में होता है, एक बार एग्जाम जुलाई में होता है। तो एक बार जब आप जनवरी में एग्जाम, अगर जनवरी के एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो आपको सितंबर अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा सा ये जो सितंबर अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, तो ये थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया है। नहीं तो जो बच्चे जनवरी में एग्जाम में जनवरी एग्जाम में अपेयर होना चाहते थे, तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर अक्टूबर में भरा जाता था। जो बच्चे जुलाई एग्जाम में अपियर होना चाहते थे, उनका अप्रैल मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता था, है ना। तो इसके 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 2 बार एग्जाम होते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो अगर आप जनवरी में आप रजिस्ट्रेशन की जनवरी वाले एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन जुलाई अगस्त के बीच में हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाएगा, फिर जनवरी में एग्जाम भर सकते हैं। और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी में रजिस्ट्रेशन करते हो, जनवरी फरवरी में, तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अप्रैल मार्च अप्रैल या मई में हो सकता है भरा जाए, और उसका एग्जाम जुलाई में होता है। तो इसीलिए मैंने कहा है इसके 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल का कोर्स, 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में 2 पेपर, फिर अगले सेमेस्टर में 2 पेपर। और जब अगला सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर होगा, तो उसी समय जब ये दोनों पेपर आप फिल करोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड आईओटी इट्स एप्लीकेशन, उसी समय आप प्रैक्टिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करोगे, तो उसमें चारों पेपर से क्वेश्चन आते हैं। अब उसका पैटर्न क्या होता है, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है कि प्रैक्टिकल का क्या पैटर्न होता है। तो वो चीज आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। तो जब प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, तो वो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे। किसी भी ओ लेवल का स्टूडेंट का अगर प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, तो उसके लिए वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था ओ लेवल कोर्स के बारे में। इसका ड्यूरेशन क्या है, इसके अंदर पेपर कौन कौन से हमको पढ़ने पड़ते हैं, है ना। इसका एग्जामिनेशन कब कब होता है ना। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इसका ड्यूरेशन 1 ईयर होता है। इसके अंतर्गत 4 पेपर पढ़ते हैं, चारों पेपर के बारे में मैंने बता दिया। इसके और चारों पेपर क्लियर करने के बाद हमको एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी क्लियर करना होता है। और उसके बाद लास्ट में फाइनल में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ये प्रोजेक्ट आप तब सबमिट कर सकते हो जब आपके मिनिमम 2 पेपर क्लियर होंगे। मिनिमम पेपर क्लियर है, तो उसके बाद भी आप प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नहीं करना पड़ता है, वो प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। प्रोजेक्ट बना के आप उसको सेंड कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि हम चारों पेपर क्लियर कर लें। अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इसके हर एक पेपर 100 मार्क्स के होंगे। और 100 मार्क्स के 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है आपका 40 मार्क्स का, और उस 40 मार्क्स के का जो सेक्शन ए होगा, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस होंगे, 10 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स होंगे, 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैचिंग द कॉलम्स होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। अब इन 40 मार्क्स में आपको मिनिमम 20 मार्क्स गेन करना होता है। अगर आप 20 मार्क्स गेन करते हो, तो जो सेक्शन बी है ना, उसकी सेक्शन बी आपका मतलब कॉपी साइन होगा। अदरवाइज वहीं पे मान लिया जाता है कि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको वहीं पे बैक कर दिया जा सकता है। क्योंकि इस 60 मार्क्स में अगर आपका मान लीजिए इसमें 40 से कम है, तो 60 मार्क्स में 30 मार्क्स गेन करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अगर आप इसमें 30 से अब मार्क्स गेन कर गए, तो इसमें से आसानी से आप 20 मार्क्स गेन कर सकते हो। सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक ओल्ड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा पेपर का। आप लोग देख सकते हैं
क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस टाइप से होता है। इसमें देखिए आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखिए जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस होते हैं। यहाँ देखिए 1 into 10 लिखा है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इस टाइप से देखिए ये सब एमसीक्यू बेस क्वेश्चन है जो इस तरीके से दिए गए होते हैं, और इसका आंसर देने के लिए आपको ओएमआर सीट मिलती है। इसके लिए आपको ओएमआर सीट मिलती है, और आपको जो पहला इसका जो समय होता है ना, जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसके लिए जो समय निर्धारित होता है वो 3 आवर्स होता है। आपको 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना होता है, जिसमें से पहला 1 घंटा है ना, पहला 1 घंटा आपको ये जो फर्स्ट सेक्शन होता है इसके लिए आपको देना पड़ता है। और बाकी जो 2 घंटे होते हैं वो ये जो 60 मार्क्स यानी सेक्शन बी होता है पार्ट 2 उसके लिए होता है। और कभी भी भूल के आप ऐसा मत करिएगा कि अगर हमारा जो एग्जाम टाइम है अगर वो 2 से 5 है, 2 to 5 है, मतलब 2 से 5 अगर एग्जाम हो रहा है तो 2 से 3 यानी पहला 1 घंटा आप देंगे जो सेक्शन ए होगा, और बाकी जो 2 घंटे होंगे सेक्शन बी के लिए। कभी भी भूल के ऐसा मत करिएगा कि चलो सेक्शन बी पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सेक्शन ए से उसके बाद हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। इसमें दिक्कत ये होगी कि जो इसका एग्जाम का जो प्रोसीजर है, अगर आप गलती से, मतलब उसमें रूल ये है कि 1 घंटे के बाद आपसे ओएमआर सीट छीन ली जाए। तो अगर आप बाद में सॉल्व करते हो, ओएमआर सीट आप पहले फिल नहीं करते हो, तो आपको फिर फिल करने का चांस नहीं दिया जाता। इसलिए पहला 1 घंटा आप सेक्शन ए के लिए दोगे, है ना। तो सेक्शन ए में देखिए कुछ इस तरीके से 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। फिर हम लोग सेक्शन बी को भी देख लेते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखिए 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 है ना। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, जिसमें से कोई एक आपको फिल करना होगा। अब सेक्शन बी में देखिए, सॉरी सेक्शन ए में जो दूसरा 10 क्वेश्चन होता है वो ट्रू फॉल्स का होता है, उसको भी देख लीजिए। कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। ये 2.1 से लेके 2.1 से लेके 2.10 तक का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का है। तो आप ओएमआर सीट में जाके देखेंगे तो उसमें भी 2 ही ऑप्शन आपको मिलेगा, एक मिलेगा ट्रू का, एक मिलेगा आपको फॉल्स का। तो जो भी आपको अगर लगता है आपको ट्रू है तो ट्रू लगाएं, ट्रू ट्रू को फिल करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स को फिल करेंगे। फिर उसके बाद आता है मैचिंग द कॉलम। मैचिंग द कॉलम वाला जो पोर्शन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। इसमें अगर करेक्ट हो गए तो मैक्सिमम करेक्ट हो जाएंगे, अगर रॉन्ग होने हो गए तो मैक्सिमम रॉन्ग हो सकते हैं। रीजन ये है कि इसमें देखिए क्वेश्चन आपके पास 3.1 से लेके 3.10 तक ही होता है, लेकिन ऑप्शन इसमें 3 एक्स्ट्रा दिए गए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो आपको क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सावधानी से हमको चेक करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेक्ट मेथड है, तो करेक्ट मेथड ये है कि जो क्वेश्चन हमको आता है पहले उसको हम लोग सॉल्व कर ले कुछ इस तरीके से। जैसे इज एल इज एल नम इज एल नम एक प्रकार का फंक्शन होता है ना। पाइथन का ही हमको लगता है प्रोग्राम है, जिसका उपयोग करते हुए हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए मेथड होता है, मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फान्यूमेरिक आइदर अल्फाबेट्स आर नंबर, है ना। तो ये ट्रू करेगा। अब हमको पता है कि इसका आंसर ये होगा एल। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पेपर पे ही 4 बना देंगे। तो इससे ये हो गया कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, अब किसी और का नहीं हो सकता है। तो अब बाकी जो 9 क्वेश्चन के आंसर हैं अब हमको 13 ऑप्शन में नहीं ढूंढने हैं, 12 में एक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो इसको बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कम क्वेश्चन आता है तब भी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। और चौथा जो होता है उसको भी देख लेते हैं। चौथा जो होता है आपका चौथा पार्ट इसी का सेक्शन ए का, वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है।
सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन लग रहा है नहीं, है ना। चौथा पोर्शन होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है, ये भी आपका मैचिंग द कॉलम ही है। चलिए कोई नहीं, वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 4.1 से लेके 4.10 तक। उसमें भी आपके पास ऑप्शन 3 एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे मैचिंग द कॉलम में था। और पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में देखिए हमारे पास कुल क्वेश्चन होंगे 5, कुल क्वेश्चन होंगे 5 और अटेम्प्ट हमको करने होंगे 4, और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हर एक क्वेश्चन में 2 सेक्शन होते हैं, कुछ इस तरीके से 5A 5B। अगर 5A 5B है तो इस तरीके से मार्क्स जो 15 मार्क्स होगा वो डिवाइड होगा 7+8, यानी सॉरी 7+8 का मतलब हो गया 15, यानी 15 मार्क्स का ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, 5 6 और आपका इसमें एक सेक्शन और होगा, 5 6 उसमें था। इसमें देखिए 7, ये 7 क्वेश्चन हो गया। इसमें भी पहला जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है और दूसरा क्वेश्चन है 10 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, कुछ इस तरीके से। तो आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कुल मिला के 5 से लेके 9 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट के होते हैं। ये तो था एग्जाम पैटर्न कि किस तरीके से एग्जाम को हम लोग, मतलब ओ लेवल का एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। अब बात आती है कि हम इसको इंस्टीट्यूट से करें या डायरेक्ट करें। इसके 2 ऑप्शन होते हैं, आप डायरेक्ट से करिए या किसी इंस्टीट्यूट से करिए। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच के परेशान होते हैं कि नहीं, अगर हम नाइलेट से नहीं करेंगे तो हमको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट गलत मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, या सर्टिफिकेट दूसरा मिलेगा। आप कहीं से करिए, किसी इंस्टीट्यूट से करिए या नाइलेट मेन नाइलेट के सेंटर से करिए या डायरेक्ट अप्लाई करिए, सर्टिफिकेट आपको एक ही मिलेगा। अब वो सर्टिफिकेट आपके जो आपका लॉगिन आईडी बनेगा, उस लॉगिन आईडी पे आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है ना। ये तो था पूरा कोर्स के बारे में, पूरा डिटेल, इसको किस तरीके से, मतलब ये है क्या, इसको कौन चलाता है, किस तरीके से संचालित होती है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखा है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नाइलेट सिर्फ ओ लेवल नहीं कराता है, बल्कि ट्रिपल सी भी करवाता है। ट्रिपल सी के साथ साथ ए लेवल भी होता है। ए लेवल थोड़ा एडवांस होता है, ए से वो डिप्लोमा होता है। इसके बाद बी लेवल होता है जो कि एमसीए के इक्विवेलेंट होता है, वो भी नाइलेट कंडक्ट करवाती है। और एक और कोर्स होता है सी लेवल जो कि एमटेक के इक्विवेलेंट होता है। तो ये तो नाइलेट के द्वारा जो प्रोवाइड जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में। अब बात आती है इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, वो लेवल पढ़ने से फायदा क्या है। तो अगर हम अपने नजर, मतलब हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए, जो मेरा अनुभव है मैं उसके दृष्टिकोण से बताऊं तो ओ लेवल का मैक्सिमम यूज किया जाता है। गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है तो उसमें ओ लेवल की डिमांड होती है। अगर आप ये सोचते हो कि हम ओ लेवल करके प्राइवेट कंपनी में जॉब, है ना, प्रोग्रामर बन जाएंगे, तो ये थोड़ा मतलब सफिशियंट नहीं होता है ओ लेवल। उसके लिए हमको बीसीए एमसीए, है ना, वहाँ पे जब आप कंपनी के लिए जाते हो तो वहाँ पे ओ लेवल का उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये जो कोर्सेज होते हैं ये भारत सरकार कंडक्ट करवाती है, इसलिए भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जब भी किसी वैकेंसी, कोई वैकेंसी आती है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, एएसआई की वैकेंसी में अभी हाल ही में मांगा था ओ लेवल, है ना, आरओ एआरओ के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उसमें ओ लेवल मांगता है। अब तो बहुत सारे एग्जाम में ओ लेवल को कंपलसरी कर दिया गया है ना। तो अगर गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप ओ लेवल के लिए जा सकते हो, है ना। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में भी आप छोटे मोटे जॉब मिल सकती है ओ लेवल पे, लेकिन अधिकतर डिमांड इसकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसमें की जाती है। इसके अलावा आप सिंपल सिंपल वेब डिजाइनर बन सकते हो, है ना। मतलब जैसे वेब डिजाइनिंग 2 प्रकार की होती है, कि एक होती है स्टैटिक वेब पेज बनाना, एक होता है डायनेमिक वेब पेज बनाना। तो डायनेमिक वेब पेज बनाने का कंटेंट इस आपके कोर्स में नहीं दिया गया। आप स्टैटिक वेब पेज पूरा आप इसमें बना सकते हो, वो लेवल करके आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, ये आगे आपको बताया जाएगा जब आप पढ़ेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ और अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।